सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी मिशन एलडीसी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल पेपर नंबर 3 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और आज का ये मॉडल पेपर आपके लिए इंग्लिश स्पेशल रहने वाला है। तो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं, आज के इस मॉडल पेपर में हल करने वाले हैं। तो पेपर को संभल कर बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना, ताकि आपके अंग्रेजी के जो प्रश्न है वो आराम से आप समझ सको। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो शुरू करते हैं अपने आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में हम इंग्लिश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के आपके जितने भी टॉपिक है उनसे संबंधित सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो देखो पहला ही प्रश्न क्या दिया हुआ है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ये एप्ट का मतलब होता है जो योग्य होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी आपको अंग्रेजी का जो सही ट्रांसलेशन है वो समझना है, तो आपके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आएगा। एक आसान तरीका बताने वाला हूँ, अभी इसी एग्जाम्पल में समझने वाले हो। देखो वह क्या कर, वह अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले एक खास बात बता देता हूँ, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में सबसे पहले आपको हिंदी में कोई वाक्य दिया हो तो उसकी क्रिया को देखना है, इंग्लिश में मतलब वर्ब को देखना है। अगर उसमें रहा था या रहा है, रही थी, रहा था यानी रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, या इसके अलावा कोई अपने पास जैसे जैसे आगे एग्जाम्पल आएंगे तो मैं बात करूंगा। अब इसके अंत में आ रहा है कर रहा था, तो रहा था, रही थी, अपने पास कौन से टेंस की जो पहचान है भाई? अगर बात करें तो ये आपके पास होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। किसके भाई? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है? वो बनता है आपके पास वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। तो अब इतना अगर आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ ये इसमें रहा था, रही थी आ रहा है, अगर रहा होता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो फिर उसके लिए अपन क्या करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इज एम आर के साथ देख लेते भाई, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देख लेते। लेकिन फिलहाल हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, रहा था आ रखा है तो रहा था आ रखा है इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपके पास ये होना जरूरी है वाज या वर्ब के साथ आईएनजी। तो देखो वाज या वर्ब के साथ इसमें है, इसमें नहीं है तो ये कर देते हैं बंद, इसमें है तो इसका भी देखते हैं, इसमें नहीं है तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए भी, ये दो गलत हो गए। तो अब देखते हैं क्या है, वर्ब क्या है इसमें, क्रिया कोशिश करना, और कोशिश करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। तो ट्राइंग अपने पास इसी में आ रखा है एक, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता है। अब बाकी आपके पास आए नहीं आए, आपका यही ऑप्शन सही होने वाला है। अब देखिए क्या, ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज मिस्टेक बट इवेंचुअली द ट्रूथ केम आउट। तो बस इतना ही करना है, बाकी ये सामने आ ही गया। ये आपके पास पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट या ये होता है या ता था, ती थी, ते थे होता है। लेकिन आप मुख्य क्रिया देखो, मुख्य क्रिया के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब देखो, बाकी वाक्य देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा है, मैच द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड के सामने आपको लिखना है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेज, यानी कोई कुछ खास स्थानों से डर लगना। कुछ खास स्थानों की बात करें तो डर, जैसे मैं एक बात बताऊं, आपके पड़ोस में एक नोरा है, और नोरा में आपने दादाजी कह दिए, बोले कि भी नोरा कन तो तो कोई चुड़ैल बसा है तो जानो को नहीं है, तो वो अपने बच्चे को जैसे ही कहेंगे वो उस स्थान से डरने लगेगा। उसको कहते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेज। तो ऐसे स्थान को अपन क्या कहते हैं? ऐसे स्थान को कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं भाई? इसको क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। बच्चे को अगर आपने कह दिया कि उस स्थान पे नहीं जाना है तो वो इस स्थान पे अकेला नहीं जाएगा, उसके बाद में फोबिया हो जाता है। अच्छा, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वेल्थी, यानी धनवान लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, अपने पास क्या होती है भाई? प्लूटोक्रेसी होती है। प्लूटोक्रेसी का मतलब धनवान लोग ही अपने पास सरकार चलाते हैं, आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना तैयारी के से अपने पास डिलीवर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इम्प्रोम्प्टू कहते हैं भाई, ये रहा इम्प्रोम्प्टू। और ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक स्थान जहाँ पे कॉइन्स मैन्युफैक्चर किया जाता है वो मिंट होता है। तो अब आप देख लेना भाई, ये तो मैंने बता दिया। ये तो देखो एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप वोकेब की बात करते हो तो वोकेब पार्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मजबूरी है, उसका कोई रूल नहीं होता है, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे।
अच्छा नेक्स्ट क्या, ये वन वर्ड ही है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। क्या, वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों से नफरत करता है। अरे कौन आगो आपने कने, है ना, ऐसे नफरत करता है कि यार दिखड़ो नहीं चाहिए मैंने, वो कौन होता है, तो वो आपके पास ये हाँ मिसेंथ्रोप होता है भाई, ये मिसेंथ्रोप होता है। तो ये ध्यान में रखना, मिसेंथ्रोपों से बच के रहना है ना, बच के रहना, तैयारी करनी है आप लोगों की, क्योंकि अगर आप सफल हो गए तो फिर आपके पास दुनिया में ऐसे लोग काफ़ी मिल जाएंगे आप लोगों को। हाँ, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सारी बीमारियों का हल क्या है, ए रेमेडी, रेमेडी यानी उपचार, फॉर ऑल डिजीज, सारी बीमारियों का हल क्या है, बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन से बाहर निकल जाओ, तो वो होती है पनेसिया। ये लो आपके पास मैचिंग ही मैचिंग शुरू हो रखा है। अच्छा एक्सट्रीम ओल्ड क्या क्या होती है भाई, सेनिलिटी होती है एक्सट्रीम ओल्ड, कि कोई 200 वर्ष का हो गया हुआ तो नहीं है, कोई 105 वर्ष का हो गया तो वो सेनिलिटी होती है। एक्सट्रीम ओल्ड एज यानी अत्यधिक वृद्धावस्था। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है, कैलीग्राफी कहलाती है। ये तो पक्का पूछ सकते हैं भैया आप लोगों से, इंपॉर्टेंट लगा देते हैं ये लोग, तो आप मैच कर लेना आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो मैच द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड के जितने आएंगे उसके हिसाब से है भाई। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, अच्छा एक व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता है क्या होता है, इलिटरेट होता है, अनपढ़ आदमी होता है। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक बिल्डिंग, एक स्थान, एक घर नहीं रहे, एक बिल्डिंग, एक जहाँ पे मृतकों को रखा जाता है, मोर्चरी होता है भाई, तो वो मोर्चरी है भाई आपके सामने ये रहा। अच्छा ए स्पीकर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, अच्छा एक व्यक्ति जो कई भाषाएं बोल लेता है, अंग्रेजी बोल लेता है, हिंदी बोल लेता है, संस्कृत बोल लेता है, पंजाबी बोल लेता है, हरियाणवी बोल लेता है, जो मन में आए वो बोल ले, तो वो होता है पॉलीग्लॉट होता है भाई। क्या होता है, पॉलीग्लॉट होता है, कई भाषाओं का ज्ञाता। अच्छा वन हु वॉक्स इन स्लीप, कोई निंद्रा में चलने वाला कौन होता है, नींद में चलने वाला होता है सोमनम्बलिस्ट। सोमनम्बलिस्ट ये आपके पास नींद में चलने वाला होता है, तो आप मैच कर लेना आप कौन सा आंसर आता है। अच्छा इसमें देखते हैं क्या है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में क्लास मैंने बहुत ही शानदार अपलोड कर रखी है, आप देख लेना, आपके सारे कंजक्शंस की जो आपके जो मन में कंफ्यूजन है ना वो सारे हट जाएंगे। अच्छा इसके बारे में बात करें, द चेयरमैन लोवर्ड हिज वॉइस, चेयरमैन ने अपनी आवाज है वो कम करी भाई, लोवर्ड का मतलब होता है कम करना। देश है द कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन अट्रैक्ट अननेसेसरी पब्लिक अटेंशन, इसका मतलब क्या है कि मैं एक बात बोलूं कि मैंने अपनी आवाज कम कर ली, यार अपनी आवाज है ना कोई तीसरा सुन रहा है, तो इसका मतलब उसने आवाज कम करी है, किस कारण से करिए, इस कारण से करिए, तो ये कारण है, तो कारण बताने के लिए आपके पास एक ही कंजक्शन होता है, बिकॉज होता है। अगर वाक्य में आपके पास पहले में तो आपके पास क्या परिणाम है, परिणाम यह है कि उसने आवाज कम कर ली, कारण बाद में दिया हुआ तो बिकॉज का ही प्रयोग होगा, ध्यान में रख लेना। अगर यहाँ पे बिकॉज नहीं होता तो सर तो फॉर का प्रयोग भी कर सकते थे, यहाँ पे एज का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो कारण बताने के लिए ये भी होता है। अब आप कहोगे सर हमें तो कंफ्यूजन में डाल दिया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जिंदगी में, तो कुछ नहीं, आप मेरी ये जो कंजक्शंस की क्लास हो वो देख लेना भाई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द ट्रेवलर कैरिड एडिशनल ब्लैंकेट्स, देश द टेम्परेचर ड्रॉप सडनली ड्यूरिंग द नाइट जर्नी थ्रू द माउंटेन्स, अच्छा जो यात्री है ना उन्होंने क्या किया भाई, एडिशनल अतिरिक्त ब्लैंकेट्स अपने साथ लिए, क्यों लिए भाई, द टेम्परेचर ड्रॉप सडनली ड्यूरिंग द अपने पास नाइट जर्नी थ्रू द माउंटेन्स, यानी क्योंकि पर्वतों में अपने पास रात्रि में जो टेम्परेचर वो नीचे गिर जाता है। अब देखो इसमें दो का मतलब तो यद्यपि, इन केस यानी के संदर्भ में, यानी जब ऐसा हो, जबकि ऐसा हो, और अनलेस यानी शर्त होती है जब तक कि नहीं, और वेरे जबकि होता है, तो आपके पास इन केस इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, इन केस इसका हो जाएगा, इन केस का मतलब अगर ऐसा होता है तो रात में अगर तापमान गिरता है तो आपके पास जो घूमने वाले हैं वो जो यात्री है, पैसेंजर है क्या, ट्रेवलर्स यात्री भाई, वो अतिरिक्त कंबल अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद में बात करें, डेस दिया हुआ, द प्रपोजल अपीयर्ड फाइनेंशियली बेनिफिशियल एट फर्स्ट ग्लेंस, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला एग्जांपल, सेवरल इकोनॉमिस्ट्स वांट दैट इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस माइट प्रूव इकोनॉमिकली अनस्टेबल, तो इसमें बात करें तो देखो द प्रपोजल अपीयर्ड फाइनेंशियली बेनिफिशियल एट फर्स्ट ग्लेंस, पहली नज़र में तो लगा कि ये जो प्रपोजल है ना अपने पास क्या लाभदायक है,
लेकिन सेवरल इकोनॉमिस्ट्स, कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि बाद में, लंबे समय बाद में अपने पास ये अनस्टेबल हो सकती है, अपने पास अस्थिर हो सकती है। तो क्या आना चाहिए इसमें? सिंस, क्योंकि आ जाएगा। सिंस का मतलब जैसे क्योंकि इसके लिए भी होता है। अनलेस, जब तक कि नहीं होता है, तो जब तक इसमें अपने पास शर्त नहीं है, शर्त थोड़ी ना है इसमें। इसमें ऑल्दो और देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब तो परिणाम के लिए होता है ना, देयरफॉर परिणाम के लिए होता है। सिंस अपने पास कारण के लिए भी होता है, समय के लिए भी होता है, अनलेस शर्त के लिए होता है। और ऑल्दो की बात करें तो यद्यपि का प्रयोग होता है। हाँ, अपने पास विरोधाभास है ना, विरोधाभास बताने के लिए आपके पास एक तो ऑल्दो और एक दो, और इसके अलावा बात करें तो येट, इसके अलावा बात करें तो बट, ये सारे क्या होते हैं? विरोधाभास बताते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई है नहीं, केवल ऑल्दो है, तो मैं यहाँ पे ऑल्दो कर देता हूँ। अब आप कहोगे सर क्या यहाँ पे येट और बट आ सकता? नहीं, ये वाक्यों के बीच में आते हैं। दो का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। अगर ऑल्दो नहीं होता, दो होता, तो नहीं, मैं दो का प्रयोग कर देता। इसका मतलब होता है यद्यपि दोनों का। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है। पहचान बता देता हूं। जब तक इसको अध्यापक कक्षा में पहुंचे, सबसे पहले तो पहुंचने, और तब तक अधिकांश विद्यार्थी अपना कार्य पूरा कर चुके थे। अब आपको दो चीजें देखनी है, क्योंकि कंजक्शन से जोड़ना है। दो वाक्य हैं, दो क्रिया। एक वाक्य में तो आ रखा है पहुंचे, तो चे का मतलब एक की मात्रा आ रखी है लास्ट में, ये मान लेते हैं अपन, एक की मात्रा आ रखी है। अरे ये सही लिखो भाई, हाँ, ये एक की मात्रा आ रखी है। ये, अरे क्या हो रखा है भाई बताओ, एक की मात्रा आ रखी है। दूसरे में चुका है, चुका था, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रखा है। तो यहाँ पे चुके थे आ रखा, तो ये तो टेंस हो गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थी। तो इसके साथ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। यानी इस वाक्य में तो आपको क्या देखनी है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। अगर आपको एक का भी पता चल जाता तो देखो, मैं ये बता देता हूँ कि अधिकांश, मोस्ट स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, तो इसमें वर्ब की, इसमें हैड नहीं आ रखा है, तो ये तो वाक्य गलत हो गया। मैंने तो हैड बता दिया, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पहचान करोगे तो। अच्छा, इसके बाद में हैव दे दिया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया है। आपको तो केवल एक पहचान करनी है, आपका वाक्य सही होना है, आपको पूरे नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी कोई अंग्रेज नहीं हूँ। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, एक तो इसमें हैड दिया हुआ है और इसमें हैड दिया हुआ नहीं है, तो ये दिया हुआ भी, हाँ, यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क व्हेन द टीचर रीचेज इन द क्लास, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी कर दी भाई। अब यहाँ पे तो ये तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट का बना दिया, है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और ये दूसरा वाक्य इन्होंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना दिया है। मुझे कैसे पता चला सर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस है, वो आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है। मैंने टेंस की क्लास में अपलोड कर रखी है, आप लोगों ने देखी नहीं होगी, नहीं तो वो इतनी समस्या ही नहीं आती। अब बात करते हैं, जब तक यहाँ पे बच गया क्या, ये एक बचा भी, बाय द टाइम द टीचर रेस्ट इन द क्लास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, तो ये सही हो जाता है आपका ऑप्शन। इस तरीके से पहचान करोगे तो वाक्य आप जल्दी से कर दोगे। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। खास बात बता देता हूं, आपको अपनी ये नहीं देखना है कि मुझे पूरा अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैं बता देता हूं इसकी पहचान। ऑल्दो ही बिलोंग्स, यह देखो आपके पास इसमें वर्ब में एस या एस जुड़ा हुआ है, बिलोंग में एस या एस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब होता है ता है, ती है, ती है और ते है, ये इसकी पहचान होती है भाई। समझ में आए कि इस यहाँ पे तो पता चल गया। ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेज, तो ये भी प्रेजेंट, इसमें देखो दूसरे वाक्य में, क्योंकि कोमा के बाद में कोमा कंजक्शन का काम करता है, दो वाक्य हैं। अब इसमें भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस इसमें भी दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो ता है, ती है, ते है। तो आपको केवल ये देखना है कि दोनों वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है कौन से में आ रखा है। वह गरीब परिवार से होने के बावजूद अपने सिद्धांत और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करता। चलिए मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे वह गरीब है इसलिए सिद्धांत नहीं है, ये वाक्य तो होता नहीं। वह आत्मसम्मान के कारण गरीब है नहीं है, भी अपने फैमिली से समझौता करता है, तो ये तो कुछ बहुत ही सरल काम हो गया। नहीं तो आप ये यहाँ पे करता है का भी होना चाहिए था, है ना। तो ये वाक्य थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका मतलब हाँ क्या है कि वह गरीब परिवार से होने के बावजूद सिद्धांत और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता है, ये होना चाहिए था इसका अर्थ। नेक्स्ट बात करें तो चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अपने पास ये कंजक्शन दे रखे हैं
और कंजक्शन की क्लास के लिए मैं बता देता हूँ भाई, आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं वैसे क्लास, आप देख लेना अगर आपको यकीन नहीं हो तो। The author revised the manuscript repeatedly. Thus, the arguments presented in the final chapter lacked logically consistency and clarity. अब इसी में भी ये बात भाई, ऑथर ने अपने पास जो मनुस्क्रिप्ट है उसको बारंबार उच्चारण किया, बारंबार पढ़ा भाई। कारण क्या है उसका, रिवाइज किया भाई, इसका कारण क्या है, द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द फाइनल चैप्टर लेक्ड लॉजिकली कंसिस्टेंसी एंड द क्लैरिटी, क्योंकि अंत में उसमें स्पष्टता और तार्किकता थोड़ी कम थी, इसीलिए उसने ऐसा बारंबार किया। तो कारण हुआ कि नहीं, वो तो परिणाम हो गया, ये कारण हो गया। अगर आपके पास पहला परिणाम दिया हुआ है, पहले वाक्य में परिणाम है और दूसरे वाक्य में अपने पास कारण है, तो ये मान के चलो यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग करोगे, फॉर का प्रयोग कर सकते हो, एज का प्रयोग कर सकते हो, तो यहाँ पे अपने पास केवल बिकॉज दिया हुआ है तो इसको अपन कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, चूज द सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज कहाँ पे नहीं दिया हुआ, चलिए देखते हैं, मैं बात बता देता हूँ। द acoustics of the newly inaugurated amphitheater are more, यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड है भाई, है ना, more superior than those of the old civic auditorium। इसमें यहाँ पे more superior के स्थान पे क्या आ सकता है, तो superior to ये हो सकता है, मोर सुपीरियर टू नहीं होगा भाई, मोर के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है। देखो मैं बता देता हूँ, जो मोर है ये अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है ना, ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो ये खुद अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे मोस्ट सुपीरियर देन दोज ऑफ द ओल्ड सिविक्स ऑडिटोरियम और नो करेक्शन की बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ऑफ द न्यूली इनोग्रेटेड एम्फीथिएटर इज मोर सुपीरियर। एक बात ध्यान में रखना, ये जो सुपीरियर होता है इसके बाद में देन का प्रयोग नहीं होता, तो टू का प्रयोग होता है। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है ना, ये आपके साथ ज़्यादा इन्फीरियर होता है, सुपीरियर होता है, तो ये अपने पास क्या है, इनके बाद में टू का प्रयोग होता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मैं बता देता हूँ, देखो यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम उठाए होते तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। क्या है, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। हाँ, अपन न उठाए होते तो, है ना, न उठाए होते तो ये हो गई आपके पास कंडीशन। ये कैसे पता चला, क्योंकि अगर ऐसा होता, यदि का मतलब इफ से वाला वाक्य है भाई, यदि का मतलब इफ वाला वाक्य है, अगर सर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अगर वो ऐसा करता है तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो ऐसा उस समय में कर लेता तो आज ऐसा नहीं होता। ये सारी बातें कंडीशनल होती है और कंडीशनल क्लास मैंने अपलोड कर रखी है। कंडीशनल जो क्लासेज है इनके लिए मैंने क्लास है वो पहले से अपलोड कर रखी है। और कंडीशनल की वाक्य की अगर बात करूं तो आपके पास कुछ ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर कदम न उठाए होते तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। तो यहाँ पे ता था, ती थी, ते थे आ रखा है, सकती थी का मतलब कुड का प्रयोग हो सकता है भाई यहाँ पे। तो मैं एक बार बता देता हूँ इसकी पहचान कैसे करनी है। कंडीशनल में देखना, इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक प्रॉपर स्टेप्स इन टाइम द सिचुएशन में बिकम क्या है, सीरियस। तो यहाँ पे एक बार इसको छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर अपने पास यहाँ पे डिड आ रखा है तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, इफ वाला वाक्य अगर पास्ट इंडिफिनिट में है, इफ वाला वाक्य अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो दूसरे वाक्य में आपको अपने पास प्रेजेंट सिचुएशन में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं का प्रयोग किया हुआ है तो मैं अपने पास प्रेजेंट में होता है, तो इसका माइट होता तो अपन इसका प्रयोग कर सकते थे, केन का प्रयोग नहीं कर सकते, कुड का प्रयोग कर सकते थे यहाँ पे। तो ये बातें अपने उस कंडीशनल में आप कंडीशन की क्लास देखोगे तो समझ जाओगे, तो ये नहीं आएगा। इफ द गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन प्रॉपर स्टेप्स द सिचुएशन कुड हैव बिकम इवन मोर सीरियस। और इफ द गवर्नमेंट वुड, तो इफ वाले वाक्य में वुड का प्रयोग कभी नहीं होता है, ये भी मैंने अपनी क्लास में बताया है। और इफ द गवर्नमेंट हैज, ये नहीं आता भाई, हैज नॉट टेकन स्टेप्स द सिचुएशन कैन, नहीं ये छोड़ो अपने पास, ये तो रूल में ही नहीं है। अब आपके पास बच गया ये कौन सी कंडीशन है। अब देखो कंडीशनल पे अपने पास वो ता है, ती है, ते है वाला तो नियम लागू नहीं होता, लेकिन ये थर्ड कंडीशन है भाई आप लोगों के पास, थर्ड कंडीशन जिसमें अपने पास इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, कोमा लगती है, और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हाउ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे तो कुड है, तो यहाँ पे वुड के स्थान पे कुड भी हो सकता है। ये बात मैंने अपनी क्लास में भी बताई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, चूज द सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। अब इसमें भी अंडरलाइन नहीं है भाई, चलिए मैं बात कर देता हूँ।
ऑफ द टू डिप्लोमेटिक इनवॉइस एम्बेसडर्स मेहता अपीयर्ड द मोस्ट डिस्क्रीट। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रीट वाला वाक्य है, तो इसको ये जो द मोस्ट डिस्क्रीट है ये अंडरलाइन वर्ड है भाई। इसके बाद ड्यूरिंग द कॉन्फिडेंशियल निगोशिएशन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है इनके स्थान पे, तो मोर डिस्क्रीट हो सकता है, द मोर डिस्क्रीट हो सकता है, मोस्ट डिस्क्रीट हो सकता है, नो करेक्शन हो सकता है। नहीं, इसमें अपने पास एक बात बता देता हूँ, जब आप डिग्री की बात पर डिग्री पढ़ते हो ना, डिग्री टॉपिक अगर पढ़ा होगा, तो इसमें जब आपके पास दो के बीच में कंपैरिजन होता है, दो के बीच में कंपैरिजन होता है, तो आपके पास द मोर डिस्क्रीट हो जाएगा, ड्यूरिंग द क्या हो जाएगा, द मोर डिस्क्रीट होगा यहाँ पे, ना कि आपके पास द मोस्ट डिस्क्रीट, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी का प्रयोग नहीं होता है। अपने पास हो जाएगा द मोर डिस्क्रीट ड्यूरिंग द हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन दो सही हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चूज द सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज, यानी कहने मतलब अंडरलाइन इसमें अभी है नहीं, मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। हार्डली एनी मिडिवल फोर्ट्स इन द प्रोविंस वाज सो इम्प्रेग्नेबल लाइक चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे इसके स्थान पे आपको इनमें से कोई एक भरना है, तो कैसा होगा भाई, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, सो के बाद में या तो जो लाइक करना वो नहीं आता है भाई, सो के बाद में डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री का बात बता रहा हूँ मैं, सो के बाद में लाइक का प्रयोग नहीं होता है, तो सो इम्प्रेग्नेबल एज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एज, यहाँ पे सो तो सही है, सो की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सो इम्प्रेग्नेबल एज चित्तौड़गढ़। तो ये ध्यान में रखना, सो का प्रयोग हो सकता है, सो एज का प्रयोग हो सकता है, एज का प्रयोग हो सकता है, एज सो का प्रयोग हो सकता है, तो ये चारों सही होते हैं, ये ध्यान में रख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं सो क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें सो पहले से दिया हुआ है और सो सही है, सो के बाद में एज का प्रयोग भी सही रहता है, तो ये रहा सो के बाद में एज का प्रयोग, ये ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में बात करें, चूज द सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। इसमें भी अंडरलाइन फ्रेज अंडरलाइन नहीं है भाई, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। The concluding chapter of the dissertation was more exhaustive than any chapter in the entire compilation की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे more exhaustive than any other और देन एनी की बात कर लेते हैं, तो इसमें अपने पास मोर एग्जॉस्टिव देन के स्थान पे कौन सी आ सकती है, तो मोर एग्जॉस्टिव देन एनी अदर चैप्टर हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है, ये आएगा। मोस्ट एग्जॉस्टिव देन एनी अदर नहीं आ सकता, क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द आर्टिकल का होना जरूरी है। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले आपके पास द आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा, तो इसमें तो द दिया हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। एज एग्जॉस्टिव एज एवरी चैप्टर, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आपके पास ये जो पहला ऑप्शन है मोर एग्जॉस्टिव देन एनी अदर चैप्टर हो जाएगा, ये ध्यान में रख लेना भाई, देन के साथ एनी अदर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ये बात करें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन द इफेक्टिव ऑफिशियल लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में जो अपने पास क्या है सीक्वेंस की बात करें, तो एक बात बता देता हूँ, ऑफिशियल लेटर का एक तरीका बता रहा हूँ, अभी याद कर लेना। सबसे पहले आपके पास सेंडर से एड्रेस आता है, क्या आता है भाई, सेंडर से एड्रेस आ जाता है, इसके नीचे डेट आती है, इसके नीचे आपके पास रिसिपिएंट से एड्रेस आता है, रिसिपिएंट्स है ना, ये ध्यान में रखना भाई, मैं जो बता रहा हूँ, रिसिपिएंट से एड्रेस आ जाएगा, इसके नीचे आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, इसके नीचे सैल्यूटेशन आ जाता है ना, ये जो बातें बता रहा हूँ ये ध्यान में रख लेना। सैल्यूटेशन का मतलब सर मैडम जो भी आप लिखते हो सैल्यूटेशन आ जाएगा, यहाँ पे लेटर बॉडी हो जाती है, लेटर बॉडी के नीचे बाद एंडिंग वर्ड हो जाते हैं, एंडिंग वर्ड के नीचे आपके पास थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ऑर्गेनाइज द, हाँ ये तो अपने पास पैटर्न हो गया, इसमें क्या बता रहा है, ऑर्गेनाइज मटेरियल इनटू प्रॉपर पैराग्राफ्स, आइडेंटिफाई द पर्पज क्लियरली, और अपने पास एड्रेस द अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल और बी कंसाइज एंड द डायरेक्ट। अब इसमें अपने पास कौन सा करेंगे, तो देखो आपके पास इतनी गहराई से तो नहीं पूछेंगे, इनमें से जरूर पूछ लेंगे ये जो मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द क्या है, एड्रेस द अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल, एड्रेस आ जाएगा, तो सबसे पहले तो सी कहाँ पे इसमें ही दे रखा है, इसके बाद में आपके पास आइडेंटिफाई द पर्पज क्लियरली, उसके बाद में क्या है ऑर्गेनाइज द मैटर इन द हो जाएगा, और उसके बाद में डीप बी कंसाइज एंड द डायरेक्ट, आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद में क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑफिशियल लेटर। एक आदर्श जो लेटर होता है जिसका मैंने अभी बताया है,
देखो इसमें अपने पास फॉर्मल तो लैंग्वेज होती है, एक बात ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ब्रेविटी होती है, क्लैरिटी होती है, जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो होता है एक ऑफिशियल लेटर का। पर्सनल इंफॉर्मेशन नरेशन कुछ नहीं होता है इसमें ऑफिशियल में। तो ये सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, यही इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, यानी कहने का मतलब कुछ जो योग्य शब्द हैं, एलिजिबल शब्द है, उनको अपने पास इन ब्रैकेट्स में भरना है। ये थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, जिनके अंग्रेजी है वो कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली देखो आपको एक जो आसान भाषा में समझाऊं तो मैं एक आसान तरीका बताता हूं। जैसे द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब था ऑफिशियल लेटर में कौन सी भाषा यूज की जाती है, शुड बी यूज इन एक्सप्रेशन एंड डेस इन प्रेजेंटेशन एंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इमोशनल ओवरटोन्स, यानी कहने का मतलब ऑफिशियल लेटर में अपने पास कौन सी होनी चाहिए, देखो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। भाई ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देते हैं क्योंकि अपने पास दो ही ब्रैकेट है, तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा कोई वो नहीं करनी चाहिए कि अपने पास मेरा ऐसा हो गया, वह ऐसा हो गया, वह ऐसा हो गया, व्यक्तिगत बातें करनी नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। अगर ऑफिशियल बात करें तो ये मान के चलो ऑफिशियल किसी भी शब्द में आ जाता है, तो ये ध्यान में रख लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली इंक्लूड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमो मेमोरेंडम, यानी इनमें से कौन सा जो है वो अपने पास मेमो या मेमोरेंडम में यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट लाइन इंडिकेटिंग द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन होता है। लेफ्ट अलाइन डिटेल्स सच एज द टू एंड फ्रॉम देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन लाइक योर्स फेथफुली और डेट इंक्लूडिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इश्यू, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन लाइक, जिसे अपने कहते हैं योर्स फेथफुली, है ना, ये शब्द नहीं आते। ये किस में आते हैं, ये एक तो आपके पास ऑफिशियल लेटर जो होता है उसके अंत में जो एंडिंग वर्ड होते हैं वहां पे आते हैं। एक आपके पास जो फॉर्मल कैटेगरी में तो आपके पास ये लेटर हो जाते हैं। इनफॉर्मल अगर अपन बात करें जो व्यक्तिगत होते हैं ना, उसमें अपने पास लास्ट में ऐसे शब्द आ जाते हैं, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में ये शब्द आते हैं, सीधी सी बात ये है। अगर बात करें अपने पास नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या दिया, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन फॉर द गिवन ब्लैंक्स, यानी खालिस्तान में आपको प्रीपोजिशन भरने हैं। अब प्रीपोजिशन के बारे में एक खास बात बता देता हूँ आपको, देखो इनका कोई नियम नहीं होता है और सीधी सी बात है, आपको फिक्स प्रीपोजिशंस है वो याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो देखो इसमें बात कर लेते हैं, द कमेटी फाइनली एग्रीड डेस द रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल, तो कमेटी की बात है तो फाइनली एग्री हो गई अभी। अगर किसी प्रस्ताव पे आप, है ना, किसी प्रस्ताव पर आप सहमत हो रहे हो तो एग्री के साथ, है ना, एग्री के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, एग्री ऑन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप सहमत हैं तो विथ का प्रयोग करेंगे एग्री के साथ ही। तो यहाँ पे तो प्रपोजल है तो इसमें तो अपन ऑन कर देंगे, सीधी सी बात है, कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है, सी हैज ऑलवेज बीन डिवोटेड डेस क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, तो इसमें अपने पास ऑन, अच्छा ये अपने पास डिवोटेड का मतलब होता है के प्रति कि, तो अपने पास इसमें टू का प्रयोग होता है तो ये हो जाता है। और रिफरेंट के बाद में हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है, रिफरेंट के बाद में हमेशा फ्रॉम होता है तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा, तो ये हो जाता है आपके पास। अब इसमें ये देख लेना कहाँ पे ऑन एक में ही था भाई, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है, द प्रोफेसर इंसिस्टेड कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द सेमिनार, हो जाता है, इसमें भी प्रीपोजिशन है। ही रिमार्केबली प्रोफिशिएंट डिसिफरिंग इन मेडिएवल इंस्क्रिप्शन है। और द ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड डेस हो जाएगा और इंटरनेशनल सपोर्ट ड्यूरिंग द क्राइसिस हो जाएगा। तो देखो अगर आपके पास जो क्राइसिस कोई परिस्थिति होती है, आपको इनमें से एक को देख लेना कि मुझे कौन सा आता है, पहले तो वो देखना है। जैसे ये अपने पास बहुत ही सरल है भाई, अपील का मतलब किसके लिए है, तो अपील यानी फॉर के लिए, तो इसमें तो अपन फॉर का प्रयोग करेंगे। और प्रोफिशिएंट निपुण, तो प्रोफिशिएंट अपने पास क्या है, प्रोफिशिएंट के बाद में इनका प्रयोग होता है। अब आपने दो तो कर ली, अगर आपके पास दो सही है, आपको पहला नहीं आ रहा है तो पहले दो देखो कहाँ पे है, तो फॉर और इन इसमें दिया हुआ है और कहीं अपने, हाँ इसमें ये नहीं दिया हुआ है तो आपके पास ऑन आ जाएगा, इसमें ये लो इंसिस्टेड ऑन, उसने जोर दिया भाई किस बात पे, ऑन कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द सेमिनार, सीधी सी बात आ गई समझ में। इस तरीके से आप एक भी कर लेते हो तो आपका सही हो जाता है। बीच वाला सही होगा तो बीच वाला ऑप्शन देख लो, आपके पास जो आता है वो देखो पहले। नेक्स्ट बात क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ही है। तो सी हैज नो इंक्लाइनेशन डेस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है,
द विटनेस वाज एक्यूज्ड सप्रेसिंग क्रूशियल एविडेंस है, और द स्टूडेंट्स कंप्लाइड द प्रिंसिपल्स इंस्टीट्यूशन क्या है इमीडिएटली। अब ये जो है ना, कंप्लाइड के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है। कंप्लाई विथ या कंप्लाई, कंप्लाई की सेकंड फॉर्म है कंप्लाई यानी COMPLY, कंप्लाई विथ। तो इसमें आपके पास विथ आ जाएगा भाई, ये लो, ये कर लिया अपन ने, ये सरल है। एक्यूज्ड के साथ, ये अगर कोई दोषी होता है तो एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे अपन ऑफ कर देंगे। अब मुझे ऊपर वाला नहीं आ रहा भाई, तो पहले ये दो तो देखो कहाँ पे है, तो ये देखो विथ इसमें, ये लास्ट में है भाई, लास्ट वाले में विथ इसमें है और किसी में नहीं है, इसमें ऑफ है, तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन 2 हो जाएगा। बस सीधी सी बात, सरल तरीका यही है आपको क्वेश्चन करने का। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर। ये क्लास मैंने बहुत ही शानदार तरीके से अपलोड कर रखी है, A to Z नियम मैंने समझाए उसमें। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ इवन इन डेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवार्ड। अब ये आपके पास डिटर्मिनर वाले भी काफ़ी आगे। सबसे पहला है भाई ऑनेस्ट मैन की बात है भाई, तो ऑनेस्ट मैन का एक वचन है यहाँ पे, और एक वचन के लिए जब आप कहते हो कि एक ईमानदार व्यक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक की संख्या दिखाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ए या एन का प्रयोग करना होता है भाई, ए या एन का प्रयोग करना होता है। और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, जो अपने पास स्वर की ध्वनि देती है, जो संज्ञा, एक वचन संज्ञा जो स्वर की ध्वनि से शुरू होती है उसके पहले, तो ये अपने पास एन ऑनेस्ट, ये किसकी ध्वनि दे रहा है भाई, ऑनेस्ट की ध्वनि दे रहा है भाई, ये लो ऑनेस्ट है ना। अब इसके बाद में स्पीक्स। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ मैं, इस वाक्य में एक खास बात बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे द का प्रयोग करूंगा, द ट्रूथ मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पे भी आपके पास द आ जाएगा। और इसके बाद में क्या है, रिवॉर्ड एक वचन के लिए हो रखा है, तो ए का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो द ट्रुथ आया है ना, ये ट्रुथ के पहले अपन जीरो आर्टिकल का प्रयोग भी करते हैं, किसका, भाववाचक संज्ञा के रूप में जीरो आर्टिकल का। लेकिन अपने ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस नियम से नहीं चिपके रहना है, क्योंकि किसी भी भाववाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल आता ही नहीं है, तो ये ध्यान में रख लेना। जैसे अपने पास ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, ट्रुथ यानी सत्य है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, द का प्रयोग। यहाँ पे डेफिनेट किया कर दिया कि भाई हाँ वो सत्य ही बोलता है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। तो ये नियम देख लेना कहाँ पे है, ए द और ए रिवार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास ये ऑप्शन हो जाता है एन। तो एन देखो इसी में है, इसमें ए, यहाँ पे ट्रुथ के पहले ए का प्रयोग वैसे होता भी नहीं है, और डिफिकल्ट सिचुएशंस है तो वो भी बहुवचन है, तो बहुवचन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत हो जाता है। द यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ऑनेस्ट व्यक्ति एक ही है। एक की संख्या बताने के लिए, जैसे कि मैं हूँ कि एक आप हो कि आप एक जो ईमानदार आदमी है, वो अपने पास सत्य क्या झूठ नहीं बोलता है या हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट बात क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, स्टूडेंट्स इन अवर क्लास कंप्लीटेड असाइनमेंट बिफोर टीचर इंटर्ड डेस रूम। इसमें अपने पास अच्छा एक ऑप्शन वो है भाई, यहाँ से द इसमें अपने पास 3-4 बार कैसे आया भाई द ऑप्शन, तो अपने पास ब्रैकेट 3 है भाई, तो 3 करेंगे अपन, चिंता मत करो। पहले में ए स्टूडेंट्स, तो ए का प्रयोग तो नहीं होगा। अगर आपकी बहुवचन संज्ञा है तो बहुवचन संज्ञा से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सम स्टूडेंट्स इन ओवर क्लास कंप्लीटेड असाइनमेंट बिफोर टीचर, अपने पास एन, तो यहाँ पे सम के बाद यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। द स्टूडेंट्स इन ओवर क्लास बाद में इंटर्ड बिफोर ए टीचर इंटर्ड, तो यहाँ पे अपने पास सबसे बेस्ट तरीका यही लग रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा है। तो इसमें अपने पास क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स। अब द स्टूडेंट्स को करें, मैं बता देता हूँ, बिफोर ए टीचर इंटर्ड द रूम, यहाँ पे भी अपने पास ये जो ए दे रखा है, ये ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ा गए भी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो अपने पास अगर कोई नाउन, चाहे कोई भी नाउन हो, इसके बाद में अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज दे रखा है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज दे रखा है, जैसे द मेन, ये एक बात बता देता हूँ, दिस मेन इन द कॉर्नर, यानी व्यक्ति जो कोने में है। तो स्टूडेंट्स इन ओवर क्लास, ये रहा भाई इन ओवर क्लास, ये रहा प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। बिफोर ए टीचर, बिफोर द टीचर होना चाहिए था हिसाब से, हाँ भाई द वो द रहा,
और द रूम, हाँ ये सही है भाई अपने पास। अपने यहाँ पे ये जो पहला है ना ये सही आएगा भाई। ये इसलिए सही आएगा, इसका कारण मैं बता देता हूँ। इसमें द आ रखा है और इसको डेफिनेट कर दिया है और यहाँ पे भी द कर दिया है, क्योंकि बाकी तो अपने पास ऑप्शन से हो ही नहीं रहे हैं ना सही। और ये 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है भाई, ये 4 नंबर नहीं है, ये ध्यान में रख लेना भाई, क्योंकि अपने पास ब्रैकेट 3 है तो तीनों में अपन द करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नियम से चिपक जाओ भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड डिटरमिनर। सी बोट, अब यहाँ पे देखो सी बोट उसने खरीदा भाई, तो अम्ब्रेला एक वचन दे रखा है। अब सपोज नहीं करो मैंने कुछ खरीदा है, आई बोट ए पेन, तो मैंने एक पेन खरीदा है, तो ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला किससे शुरू हो रखा है, ऐसी आवाज आ रही है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एन। उसके बाद में ए पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे ये जो ए पेयर ऑफ शूज हमेशा लिखा जाता है भाई, यहाँ पे ए आएगा। ए पेयर ऑफ शूज अपने आप में फ्रेज है भाई। एंड एन एक्सपेंसिव ड्रेस, यहाँ पे एन आ जाएगा। एक्सपेंसिव ड्रेस फ्रॉम द ए फेमस स्टोर, ए फेमस स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो आप एन ए, ये रहा आपके पास ऑप्शन सही। तो ये कुछ एक तो फिक्स है, तो ये तो ए पेयर ऑफ तो फिक्स हो गया। और उसके बाद ये एक दुकान बताइए भाई, एक फेमस दुकान से खरीदे हैं मैंने, तो इस तरीके से आपको, अगर ये दोबारा होता तो इसके पहले देखा लगा देते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव देखना भाई, तो क्या लिटिल नॉलेज, अपने पास एक बात ध्यान में रखना भाई, ये जो होता है ना ये अपने आप में एक वाक्यांश है। लिटिल नॉलेज खुद अपने आप में क्या है, एक वाक्यांश है जो फिक्स है, तो इसके पहले तो आपको एक का प्रयोग करना है, सीधी सी बात है। इसके बाद इज वाट, इसके बाद में आ रखा डेंजरस थिंग, तो थिंग जो है वो एक वचन है भाई, क्या है एक वचन है। एक वचन के लिए आपको ए आर एन का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पे भी अपन ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डी की ध्वनि ड की ध्वनि हो रखी है। इसके बाद में यहाँ पे पर्सन एक वचन है और एक वचन, इसके बाद में द ए और ए यहाँ पे रहा भाई, और उसके बाद में आपके पास ए का प्रयोग, पर्सन भी अपने पास एक वचन है। और इसके बाद में विजडम के लिए आप द का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन भाववाचक संज्ञा के पहले हम करते नहीं है, लेकिन अपने ऑप्शंस के अनुसार वहाँ पे अपन द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन अपना सही नहीं हो रहा है, तो ये देख लो आपके पास कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है भाई, नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। सही भरना अभी क्या है, जो अपनी गंगा वगैरह होती है या अपने जो नदियों के नाम होते हैं उनसे पहले अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में इज कंसिडर्ड सेक्रेड रिवर बाई, इसके बाद में क्या है सेक्रेड रिवर है, तो द तो यहाँ पे भी दे रखा है। यहाँ पे देश का देश तो इससे पहले आएगा नहीं, क्योंकि नदियों के नाम के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते, तो ये वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे ए दे रखा है तो ये गलत हो गया, वहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा भाई, द ए द। चलिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है भाई, पता नहीं कैसे टाइपिंग होगी, कोई ना सुधार लेंगे इसको। तो द गंगा इज कंसिडर्ड, अब यहाँ पे जो है ना सेक्रेड रिवर, एक वचन अपने पास जो नदी है वो क्या है जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा के पहले आपको ए एन का प्रयोग करना होता है, अगर वो सिंगुलर है तो सेक्रेड रिवर आ रखा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो द ए हो जाएगा। उसके बाद में बाय द, यहाँ पे अपने पास धर्म के नाम के पहले अपन द का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद में इन द नॉर्थन इंडिया, तो यहाँ पे आता है। और इन द नॉर्थन, जब ये अपने पास नॉर्थन उत्तरी भारत बोलते हैं तो इसके पहले जीरो आर्टिकल आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पास ऑप्शन ये सही हो जाता है, ये ध्यान में रख लेना आप। अब इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स, यानी इसमें अपने पास खालिस्तान में सही ऑप्शन भरना है। अब ये क्या है अपने पास, बाय द टाइम द कमेटी अराइव्ड, ये अपने टेंसेज वाले आ गए। द ऑडिटर्स, यहाँ पे डेस द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पहला आ गया। आई डेस टू जयपुर टुमारो इफ द वेदर रिमेन्स फेवरेबल, और द अर्थ डेस राउंड द सन, ये अपने पास टेंसेज से संबंधित है भाई, बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। बाय द टाइम कमेटी अराइव्ड, यानी उस समय तक कि कमेटी पहुंची। द ऑडिटर्स, अब ये तो है ना, ये अपने पास पास्ट इंडिफिनिट, ये अपने पास पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये तो वाक्य आपके पास पास्ट में बनना है। बाय द टाइम यानी जब तक कमेटी पहुंची थी उसके बाद में ऐसा काम पूरा हो चुका था, ये बाय द टाइम डिसाइड हो चुका है। चलिए ये बात मैं बाद में बता देता हूँ, ये सब वाक्य समझ में नहीं आया। अब इसमें आते हैं, आई डेस टू टुमारो इफ, यहाँ पे इफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशनल वाक्य है भाई, कंडीशनल वाक्य है, और कंडीशनल वाक्यों के लिए नियम क्या होता है, अगर इफ वाला वाक्य पूरा दे रखा है और इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो जो दूसरा वाक्य है चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो,
दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट में बनता है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में आई के साथ इसमें सेल ही दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। सेल कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो सेल ट्रेवल लिख देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे ट्रेवल हो जाता है, ये लो ट्रेवल कर दिया मैंने। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है, द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य बनेगा। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनेगा तो अपने पास मूव्स हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मूव्स। अब ये हो गया। अब यहाँ पे मूव कर रखा है, यहाँ पे मूव जा रखा है, तो हैड एग्जामिन्ड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। इस तरीके से आप पहचान करोगे तो ही वाक्य सही कर पाओगे। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। क्या है, व्हाइल द प्रोफेसर डेज द लेक्चर सेवरल स्टूडेंट्स क्वाइटली लेफ्ट द ऑडिटोरियम। अब इसमें एक बात समझ में आ जाती है कि जब दो वाक्य वेन या वाइल से जुड़े हों, है ना, वेन या वाइल से जुड़े हों और एक काम पहले से चल रहा हो और एक काम बीच में घटित होता है, तो जो पहले से चल रहा होता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं, जो बीच में घटित होता है उसे अपन पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। कैसे पता चलेगा सर, तो मैं बता देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स क्वाइटली लेफ्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये काम हुआ है। कब हुआ है कि जो प्रोफेसर था वो क्या कर रहा था, स्पीच दे रहा होगा भाई, लेक्चर दे रहा था, तो उसके बीच में ये काम घटित हुआ, तो इसको तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, तो वो किस में बनेगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने बता दिया, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, तो इसमें हो जाएगा या वर्ब के साथ केवल एक ही दे रखा है, वो दे रखा है वाज डिलीवरिंग, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। देखो सी यूजुअली के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है भाई। यूजुअली अपने पास प्रेजेंट इंडिफिनिट की जितनी भी एडवर्ब हो वो आप मेरी टेंस की क्लास में देख लेना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी टेंसेस से संबंधित। तो यहाँ पे ड्रिंक्स हो जाएगा और वुड हैव बीन हो जाएगा। इफ आई हैड, अभी बताया था कंडीशनल वाक्य, इफ के साथ इफ वाला वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो बाद वाले वाक्य में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वो देख लेना भैया, आप लोग इतने तो समझदार हो। अब इसके बाद में बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। द ट्रेन डेज बिफोर, बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं, अभी समझा देता हूं, बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। पास्ट परफेक्ट कब बनेगा अभी बता देता हूं, और बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना होता है भाई। किसका प्रयोग करना होता है, पास्ट इंडिफिनिट। अब ये परफेक्ट कब बनता है, परफेक्ट बनता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तब बनता है, और पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तब बनता है। अब मैं थोड़ा तेज गति से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी क्लास बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब बिफोर से पहले क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है, तो हैड इसमें भी दे रखा है, इसमें हैड बीन दे रखा, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन यही बचा है फिर आपके पास। बाकी अपने आप ऑप्शन से ही हो जाएंगे। कह तो रहा हूं ना आप लोगों को, आप एक ऑप्शन एक वाक्य सही कर लो, बाकी आपके अपने आप सही हो जाएंगे। अब देखो इसमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट है भाई, तो एट दिस मोमेंट के साथ, एट दिस मोमेंट के साथ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब बनता है भाई, ये बनता है आपके पास इज, एम और आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं तो बनता है। तो इसमें हो जाएगा आर रिपेयरिंग हो जाएगा। अब इसमें ये साइंटिफिक बात है भाई, और साइंटिफिक तथ्यों के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट कब बनता है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते हो सिंपल सेंटेंस में तो बनता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बॉयल और उसमें एस या एस जुड़ गया तो बॉयल्स हो गया है। कह तो रहा हूँ, तथ्य बिल्कुल सही बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। The archaeologists dash the ruins for the nearly 6 months before the discovered the inscriptions। वही आ गया है, बिफोर से दो वाक्य जुड़े हैं। बिफोर के बाद में इसने पहले से ही दे रखा है पास्ट इंडिफिनिट। अगर बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट है तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो पहले तो देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, हैड बीन क्यूटेड, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं दे रखी है। तो अपने पास एक समस्या आ गई भाई, अब इसमें पास्ट परफेक्ट का कहाँ से करेंगे। तो फिर अपने पास एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो एक बार अपन इसका नियम देख लेते हैं, नहीं तो इसके बाद में नो करेक्शन आ जाएगा। तो इसके बाद में नो करेक्शन वाला तो ऑप्शन ही नहीं है भैया। लुक के बाद में अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव वर्ब या इंपेरेटिव सेंटेंस यानी अपने पास आदेशात्मक वाक्य या वर्ब से शुरू हो तो उसके बाद में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो ना तो ये मान के चलो आप कभी गलती नहीं करोगे। तो इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। तो ये देख लो आपका कहाँ पे दिया हुआ है,
ये इसमें दिया हुआ भाई आर प्लेइंग दे रखा है। अब टेंस के बारे में खास बात बताऊंगा भाई, ही डेज मनुस्क्रिप्ट नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, तो नेक्स्ट प्लस टाइम, यानी नेक्स्ट के साथ अगर कोई टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट जनवरी हो सकता है, नेक्स्ट फरवरी हो सकता है, तो इसके साथ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है भाई। किसका होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। और ये कब बनता है? ये वाक्य में विल या शैल के साथ आपको क्या करना है भाई? विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो इसमें विल सबमिट आ रखा है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही होगा। सर अभी तो आपने कह दिया बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन अगर कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बना रहा है और इससे पहले देखो रून्स फॉर नियरली 6 मंथ अपने पास टाइमिंग दे रखी है सिंस या 4+ टाइम, तो उसमें अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। सर कन्फ्यूज़न में मत डालो, तो चिंता मत करो, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आने वाला है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, अगर आपके पास बिफोर के बाद में पास्ट का टेंस दिया हुआ है और बिफोर से पहले वाले वाक्य में अपने पास सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ है, तो मान के चलो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना होता है। नेक्स्ट बात करें तो टेंस से संबंधित बाय नेक्स्ट दिसंबर, तो बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस ध्यान से समझ लेना भाई, मैं फ्यूचर टाइम क्यों लिख रहा हूँ अभी बता देता हूँ। बाई प्लस फ्यूचर टाइम हो तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है। किसका होता है भाई? फ्यूचर परफेक्ट। और ये कब बनता है? ये आपके पास विल या शैल के साथ हैव और लगा देते हैं और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो पहले तो विल या शैल के साथ हैव देखो भाई, तो विल या शैल के साथ हैव यहाँ पे एक में दे रखा, तो यही होगा सही। अब बाकी आपके पास आई डेस हिम सिंस ओवर मीटिंग, तो सिंस ओवर मीटिंग, सिंस या 4+ टाइम होता है, तो उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो है ये अपने पास तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बना रखा है सर इसे, तो ये भी सही होता है, क्योंकि सिंस या 4+ टाइम के साथ आप मेरी क्लास में देख लेना, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। वहाँ पे मैंने बताया था कि टेंस के नियमों के चिपके नहीं रहना है, क्योंकि अपन जो मैं कहता हूँ ना ऑलवेज, है ना, ऑलवेज के साथ आप क्या कहा, कहाँ गया भाई, हाँ, कि ऑलवेज के साथ आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं चिपके नहीं रहना है, इसके साथ मैं पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर सकता हूँ। हाँ, तो अभी तो कह रहा हूँ नियमों के नहीं चिपकना। आप मेरी क्लास देखोगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंस या 4 के साथ अपन प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये अपने पास क्या है, जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे अपने पास क्या, द सेमिनार डेस एट 10 AM टुमारो, यानी सेमिनार कल सुबह 10 बजे होगा, तो ये पहले से फिक्स प्रोग्राम है, इसके साथ अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट दोनों होते तो फिर अपन फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करते भाई। मान के चलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी हैं और इसमें अपने पास विल बिगिन है, विल बिगिन, तो आपको प्राथमिकता इसको देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? चलिए, नहीं आई तो क्लास देख लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स, क्या है के लिए सही शब्द का चयन करना है। वेन आई इंटर द चैम्बर, यानी वेन से वाक्य शुरू हो रखा है, पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। द चैम्बर डेस साइंटिस्ट्स डेस द फाइनल स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें अपने पास एक समस्या आ जाती है कि वेन से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं, एक ही अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वेन से जब दो एग्जाम्पल से दो वाक्य जुड़े होते हैं और एक वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट दिया और दूसरे वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब, जिसमें अपने पास फिनिश हो सकता है ना, ध्यान से समझ लेना, कंप्लीट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, तो ये सारे क्या है अपने पास, स्टॉप, तो ये सारी अपने पास पूर्णता दिखाती है, काम को खत्म होने का संकेत करती है। तो ऐसी वर्ब के साथ आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है भाई। किसका? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। और वो कब बनता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी में दे रखी है। दूसरे में एवरी प्लस टाइम दिया हुआ है, एवरी प्लस टाइम के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट कब बनता है? सिंपल वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाएंगे, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ही वाक्य सही करना है आपको, तो बस इतना सा काम है। और इसमें अपने पास अनलेस, यानी अपने पास अनलेस यू वर्क हार्डर, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, यू विल लॉस द स्कॉलरशिप, तुम्हें स्कॉलरशिप है वो खो दोगे। तो अनलेस अपने पास ये कंडीशनल है, और कंडीशनल वाक्य अपने पास मैंने समझाए हुए हैं अपनी क्लास में, तो वो देख सकते हो। तो ये यहाँ पे तो अपने इतनी लंबी चर्चा कर नहीं सकते हैं ना, क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है।
अपने पास क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। यदि तुमने समय पर आवेदन किया होता तो तुम्हें यह अवसर नहीं गंवाना पड़ता। इसका मतलब काम पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे वाक्य कंडीशनल होते हैं, कंडीशनल होते हैं, और ये वाक्य इफ से शुरू होते हैं भाई। किससे होते हैं? इफ से शुरू होते हैं। चलिए, अब अपने पास कंडीशन 3 ही तो है, तो तीनों कंडीशन की रूल देखेंगे। आपके पास प्रेजेंट वाली जो कंडीशन है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाली, यानी इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। इफ प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट दे रखा है तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, भविष्य की बात करता है। लेकिन ये तो कह रहा है कि यदि तुमने ऐसा आवेदन किया होता तो तुम्हें ये अवसर नहीं गंवाना पड़ता। इसका मतलब उसने आवेदन नहीं किया है, अवसर चला गया, तो पहले की बात हो गई। तो इफ़ यू हैड अप्लाइड ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव टू लॉस। तो ये वाक्य थोड़ा सा गलत है भाई। गलत क्यों है? क्योंकि वुड के साथ, हाँ एक मिनट, ये बात करेंगे, बिल्कुल सही। ये गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है, तो बाद वाले वाक्य में आपके पास वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। अगर इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बाद वाले वाक्य में वुड या कोई भी मॉडल जो कि अपने पास पास्ट रूप में है, जैसे कुड हो सकता है, शुड हो सकता है, माइट हो सकता है, ऐसे ही तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है। अगर इसमें बात करें तो क्या है, इफ़ यू अप्लाइड ऑन टाइम, इफ वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यू वुड नॉट लॉस द अपॉर्चुनिटी, ये सही बैठ रहा भाई एग्जाम्पल, बिल्कुल। क्योंकि अगर इफ वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है, इफ प्लस पास्ट इंडिफिनिट वाक्य है, तो जो कॉमा के बाद आएगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बस इतना सा काम देख लेना है, ये पूरा अर्थ आए नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो इसमें आपके पास ये हो जाता है। अब देखो इसमें बात करते हैं ऑन टाइम, यू वुड नॉट हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है भाई। तो फिर इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि ये क्या है, अगर तुमने अप्लाई ऑन टाइम, तुमने समय पे अप्लाई करते, यू वुड नॉट लॉस द अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी, तो तुम ये अवसर नहीं खोते। और यहाँ पे क्या, यू हैड अप्लाइड ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी, तो गंवाना को मिस्ड करना नहीं कहते हैं भाई, है ना। मिस्ड का मतलब होता है चूकना, है ना, छोड़ देना। यहाँ पे होते हैं लॉस, लॉस यानी गंवाना, है ना। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। अब यहाँ पे इफ वाले वाक्य में वुड का, विल का प्रयोग नहीं होता है भाई। इफ वाला वाक्य अगर उसमें विल या वुड दे रखा है तो नहीं करना है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। इसको बात करें तो द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, ये हो जाता है डेडलाइन यानी के पहले। बिफोर का मतलब होता है के पहले, तो के पहले आपके पास किसी भी वाक्य में दे रखा वो देखो भाई। अब इतना बड़ा वाक्य तो ये तो वैसे ही कर दोगे आप लोग, मुझे पता है, ये तो बहुत ही सरल है। चलिए नेक्स्ट क्या, फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड ही आपके पास क्या वन वर्ड से मैच करवाना है। तो क्या, ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, एक व्यक्ति जो पक्षियों की क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कौन होता है, वो ग्रेफोलॉजिस्ट होता है, ये भी सत्य बात है। चलिए मैच कर देते हैं। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ये होता है फिलेटेलिस्ट होता है भाई, ये भी सही बात है। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, अपनी खुद की जीवनी लिखने वाला कौन होता है, ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ये सारे मैच है भाई, ध्यान में देख लेना, ABCD हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या, सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन वर्ड यानी मतलब वेमेंट का अपोजिट क्या होता है। तो वेमेंट का जो अपोजिट होता है वो अपैथेटिक होता है, उदासीन होता है भाई। वेमेंट का अपैथेटिक हो जाता है उदासीन, जिसको उत्साहीन कहते हैं, वो हो जाता है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रीफिक्स इन द वर्ड डिसअप्रूव एक्सप्रेस मीनिंग, यानी कहने का मतलब ये जो डिस है, अप्रूव के पहले आपके पास क्या लगा हुआ है, अप्रूव के पहले डिस लगा, तो इस डिस का मतलब क्या है, इसका मतलब निगेशन होता है, मना करना किसी के लिए, नकारना यानी जिसको अपन कहते हैं, तो निगेशन हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव या निगेशन एक ही बात होती है, तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो क्या है, स्टडी सफिक्स फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डरना भाई, तो फियर ऑफ हो जाएगा, ये लो अपने पास फियर ऑफ हो गया। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या, चूज द करेक्टली यूज वर्ड इन द सेंटेंस, द मैनेजर डिसाइडेड टू डेस मीटिंग अंटिल द मेंबर्स वर प्रेजेंट, यानी अपने पास किसी चीज़, मैनेजर क्या है वो ये निश्चय करता है कि हम टाल देते हैं मीटिंग को, तो टालना के लिए डिफर का प्रयोग होता है भाई। ये जो डिफर है ना, इसका मतलब क्या होता है, टालना होता है। क्या होता है भाई, इसका मतलब टालना होता है, तो ये इसका अर्थ हो जाता है।
इसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो क्या है, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड, द नॉवेल्स एंडिंग वाज इंटेंशनली क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक का जो होता है वो अपने पास क्या हो जाता है, सर्टेन हो जाता है, यानी वो अनिश्चित होता है, ये निश्चित हो जाता है। क्रिप्टिक का मतलब अपने पास रहस्य में ही रखा भाई, उसका अंत जो था ना नॉवल का वो अच्छा मतलब ऐसे रहस्य में ही था, लेकिन यहाँ पे अपने पास सर्टेन हो जाएगा किसी में अपने पास भाई, हाँ अपने नॉवल के अंत में ना वो जो विलेन था वो मारा गया है तो निश्चित हो जाती है, लेकिन विलेन उसको थोड़ा भागते हुए दिखा दिया जाए तो वो तो रहस्य में ही हो जाता है, तो वैसी बात होती है। नेक्स्ट बात करें कार्यान्वयन के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द क्या है, तो अमेंडमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवोल्यूशन है। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन होता है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन होता है। क्या होता है भाई, संशोधन होता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये आपके पास प्रशासन होता है, तो ये कर देते हैं। और इवैल्यूएशन की बात करें तो ये मूल्यांकन होता है। तो अब ध्यान में रख लेना भाई इन शब्दों के अर्थ। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लेट्स चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग इन टू द अंडरलाइन वर्ड, द प्रोफेसर डिलीवर्ड एन एरुडाइट लेक्चर ऑन पोस्ट कॉलोनियल थियरी। तो अपने पास यहाँ पे आपको ये जो मैंने बता दिया वोकेब, जो वोकेब है वोकेब पार्ट है वो तो याद ही करना पड़ेगा। तो एरुडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वता से, है ना, विद्वता से अपने पास विद्वान पूर्णता के साथ भाई ज्ञानी बात कहते हैं ना, वो ज्ञानी बाबा जिसको कहते हैं। तो इसमें विद्वता के लिए आपके पास स्कॉलरली आएगा। इग्नोरेंट अहंकार होता है, केयरलेस लापरवाह होता है, इलिटरेट यानी क्या होता है अनपढ़ जिसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ भाई, नेक्स्ट दिया फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट सुटेबल वर्ड, द लॉयर आस्क्ड द विटनेस टू डेस द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स एक्यूरेटली। तो अपने पास क्या होता है, देखो लॉयर ने क्या कहा भाई, तू हमने सारे प्रमाण जो है ना उनको एक बार वापस दोहराओ। तो दोहराने के लिए आपके पास रिसाइट का प्रयोग होता है। और रिसीट का मतलब पीछे हटना होता है, और रिसिप्ट यानी रसीद होती है, रिसीड का मतलब पीछे हटना होता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो चूज द वर्ड कंटेनिंग द प्रीफिक्स मीनिंग बिटवीन। अच्छा, एक शब्द जिसमें अपने पास ऐसा प्रीफिक्स लिखा है जिसका अर्थ बीच में होता है, तो अपने पास बिटवीन के लिए इंटर होता है भाई, इंटर क्या होता है, इंटर। और इंट्रा जो होता है के अंदर होता है भाई, के अंदर होता है, तो ध्यान में रखना भाई, तो इंटरनेशनल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या, सेलेक्ट द करेक्ट सफिक्स इन द कंप्लीट द सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रिसिस्ट जो प्रिसिस्ट होता है उसमें एएनसी लगता है, ईएनसी लगता है सॉरी, तो ये आ जाएगा। प्रिसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता से। इसके बाद में बात करें तो क्या, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रेसिमोनियस। प्रेसिमोनियस के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, एक जो अपने होता है ना कंजूस मक्खी चूस किस्म का आता है, तो ये तो होता है मक्खी चूस यानी कंजूस ही कर देता हूँ भैया, ये लो कंजूस कर दिया मैंने। और इसका जो होता है वो लेविस होता है, लेविस का मतलब शानदार जिंदगी जीने वाला। नेक्स्ट बात करें तो विच इंग्लिश टर्म्स करस्पॉन्ड्स टू द हिंदी वर्ड्स नियुक्ति। नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट होता है भाई, ये आप जानते हो। प्रमोशन पदोन्नति होती है, अमेंडमेंट संशोधन होता है, रजिस्ट्रेशन आपके पास क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करते नहीं है क्या अपने पास, नामांकन जिसको अपन कहते हैं वो होता है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन, यानी अपने पास ऑब्ड्यूरेट दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, जो जिद्दी होता है ना, एक किस्म का जिद्दी व्यक्ति जिसको अपन कहते हैं वो होता है। और जिद्दी के लिए अपने पास स्टबोन होता है भाई, ये रहा आपके पास स्टबोन, तो ये देख लेना। बाकी देखो ये तो याद ही करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो क्या, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड एंड द अप्रोप्रिएटली यूज्ड वर्ड। तो अपने पास एक शब्द है जिसके की मीनिंग गलत हो सकती है भाई, तो देखो इसमें द जज रिमेंड कंप्लीटली इम्पार्शियल थ्रूआउट द इवनिंग हो सकता है, द ऑडियंस रिएक्टेड विद द इम्पार्टिबल हो सकता है, द मैनेजर डिलीवर्ड एंड इम्पार्टेड, और उसके बाद इम्पार्टल। तो इम्पार्शियल की स्पेलिंग जो है ना वो ये सही होती है भाई, ये आता है आपके पास ऑप्शन सही, यानी कुछ एक मीनिंग होती है जो गलत दी हुई होगी, तो आपको देखना भाई कौन सा सही है। नेक्स्ट बात करें तो चूज द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स मीन्स नोट। अच्छा, किसका मतलब नोट लिया गया है, प्रीफिक्स जो लगा है, तो इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा होता है, तो इन जो है ना इसका मतलब यहाँ पे इन जो शब्द कंप्लीट में इन लगाया गया है, प्रीफिक्स हो गया, तो इसका मतलब अधूरा हो गया है, नहीं करना होता है। तो अपने पोस्ट डेट हो गया है, मिड सेक्शन हो गया है, और फोरग्राउंड हो गया है, तो नहीं बस इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट choose the option which is opposite in the meaning to the underlined word, the minister delivered a succinct response during the interview। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में,
और इसमें अपने पास वर्बोस जो है इसका मतलब होता है विस्तार पूर्वक। तो ये दोनों अपने पास अपोजिट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें तो क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। सिनोनिम लिखना भाई, स्टर्न क्या वार्निंग टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग करप्शन। तो ह्यूमरस होता है, लेनियंट होता है, अनसर्टेन होता है, सेवियर। तो सेवियर यहाँ पे अपने पास गंभीर हो जाती है, इसका मतलब उसने बहुत ही इश्यूड है। स्टर्न वार्निंग का मतलब होता है गंभीर चेतावनी, जिसको अपन कहते हैं। तो इसके बाद में देखो बात करते हैं नेक्स्ट, क्या चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक मतलब सरल टॉपिक जिसको कहें तो वो है क्या, ऑल द बुक्स विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल बाय द विंडो डेस रीबाइंडिंग। अब अपने पास क्या है कि वहाँ पे रीबाइंडिंग की आवश्यकता किन्हें है, तो ये ध्यान में रखना है, ये ऑल द बुक्स को आवश्यकता है। तो ऑल द बुक्स है वो आपके पास क्या प्लूरल है, और प्लूरल के साथ जो नीड वर्ब होती है इसके साथ ये क्या है, पेसिव इसका तो है नहीं कि तो आर के साथ नीड आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें नीड हो जाएगा। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है, याद रख लेना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। देयर डेस ए गैंग ऑफ थीव्स। ए गैंग ऑफ थीव्स है ना, यानी चोरों की एक गैंग, तो ये एक वचन का काम कर रहा है भाई, एक वचन का। तो आपके पास इज वाज वर, तो वाज आ जाएगा, ये लो, बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट बात करें तो चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो क्या है, बेयरली व्हीट एंड राइस। एक बात और बता देते हैं, जब दो कर्ता एंड से जुड़े होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, ये ध्यान में रख लेना भाई, तो ये बहुवचन माने जाते हैं और उनके साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। अब इसके बाद में चाहे आपको कुछ आए चाहे नहीं आए, ध्यान में रखना, एंड से कुछ नाउन ऐसी होती है जो एक वचन भी मानी जाती है, लेकिन अलग अलग होने पे उसके नियम अलग है भाई। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देख लेना बाकी। इसके बाद क्या, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव फॉर्म। आपको इसका नेगेटिव रूप लिखना है। तो देखते हैं, दो तरीके से नेगेटिव होता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेगेटिव बनाने के बाद में उसका भावार्थ नहीं बदलता और एक भावार्थ बदल जाता है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स अप्रिशिएटेड द एरुडाइट लेक्चर। अब इसके बाद में क्या है, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट अप्रिशिएट द एरुडाइट लेक्चर। Not all the participants appreciated the erudite lecture. No participants failed to appreciate the erudite lecture और all the participants did not accept the, ये तो होगा नहीं, इसमें आपके पास हो जाएगा no participants failed to, यानी कोई भी असफल नहीं हुआ। appreciate the erudite, यानी ये वही निगेशन है जिसमें आपको अर्थ नहीं बदलना है। यानी अपने पास क्या है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स अप्रिशिएटेड द एरुडाइट लेक्चर, यानी सभी ने उसकी अपने पास क्या तारीफ करी है। अब इसमें क्या है, नो पार्टिसिपेंट्स, यानी कोई भी, यानी ऑल को आपको नो पार्टिसिपेंट, ऑल को आपको नो में चेंज कर देना है और उसके बाद में फेल्ड टू कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास भावार्थ सेम रह जाएगा। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन के नियम है, ये मैं आपको अलग से सिखाऊंगा भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात ध्यान में रखना भाई, कुछ एक नियम होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे सी सेल्डम, तो अगर इस वाक्य में सेल्डम आया है तो सेल्डम का जो इंटरोगेटिव बनेगा वो एवर से बनेगा भाई। जिस वाक्य में एवर आ रखा है वही आपका वाक्य सही होगा। ये नियम होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। सेल्डम जिसमें है तो इसमें सेल्डम ही दे दिया तो ये नहीं बनेगा। डिड सी सेल्डम इंडल्जेस, तो ये भी गलत हो जाता है। और इसके बाद में सी सेल्डम इंडल्जेस इन फ्रीवोलस आर्गुमेंट्स डजंट सी, और इसमें डज सी एवर, तो ये रहा आपके पास। तो ये आपको, ये खुद नेगेटिव है अपने आप में, ध्यान से समझ लेना भाई। और इंटरोगेटिव बनाने का एक खास बात बता देता हूँ, अगर आपके पास वाक्य सिंपल है और आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो उस वाक्य को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन अगर वाक्य इसकी जगह नेगेटिव होता, जैसे ये नेगेटिव है, इसका अर्थ बताऊंगा, अगर ये नेगेटिव है तो केवल इंटरोगेटिव वाक्य में चेंज करेंगे। और ये आप कैसे सीखोगे, ये आपको टेंस आना जरूरी है और आपको ये नियम पता होना जरूरी है। लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अब ये खुद जो सेल्डम है ना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है भाई। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और एक वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड नहीं आते तो ये नेगेटिव मानेंगे। नेगेटिव मानते हुए इसका केवल इंटरोगेटिव बनाएंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पे सेल्डम वर्ड नहीं होता, तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव ही बनता। फिर इसका क्या बनता, फिर इसका अपने पास डज, ये मान के चलो यहाँ पे ये नहीं है सेल्डम, तो डज सी और इसके बाद इंडल्ज ये बन जाता, और इन और आगे बाकी ऐसा कैसा और इंटरोगेटिव मार्क हो जाता।
सॉरी नोट भी आएगा फिर इसमें, डज सी नोट, यहाँ पे नोट भी आएगा। ये बात मैं समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको ये छोटी सी बात ध्यान में रखते ही आपका वाक्य सही होना है और ऐसा एग्जाम्पल पक्का आएगा आपके। इसके बाद में बात करते हैं क्या, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अफर्मेटिव दिया हुआ है तो एक बात ध्यान में रखना भैया, आपके पास अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक देखना है। तो इसमें बात करें ही इज नॉट डिवॉइड ऑफ सेगसिटी, सागासिटी की बात कर रहे हैं भाई, ही लेक्स, तो इसमें देखो नॉट डिवॉइड ऑफ, इनसे वंचित नहीं है, तो इसमें देखो लेक्स है वो सेगसिटी है भाई इसमें अपने पास, तो ये भी यही सेम अर्थ दे रहा है भाई आपके पास। सेम अर्थ देने का मतलब है आपको, ये जो नॉट डिवॉइड ऑफ है, ही इज फुल ऑफ सेगसिटी, तो इसका मतलब नॉट डिवॉइड ऑफ, वंचित नहीं है तो इसका मतलब फुल है वो, तो ये आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब आप सिंपल से नेगेटिव बनाते हो, ध्यान से समझ लेना, सिंपल से नेगेटिव या नेगेटिव से सिंपल बनाते हो, तो एक बात ध्यान में रखना, आपको जो वर्ड दिया हुआ है ना, जो मूल वर्ड है उसका ऑपोजिट लिखते हुए, क्या लिखते हुए भाई, ऑपोजिट लिखते हुए वाक्य सिंपल को नेगेटिव और नेगेटिव को सिंपल बना देना है, बस इतना सा काम करना है। तो देखो नॉट डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है से वंचित नहीं है, और फुल ऑफ इसका मतलब, डिवॉइड ऑफ का मतलब वंचित और फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ, पूर्ण होता, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का एक आसान तरीका बताऊंगा, आपको केवल इतना ही देखना है, बाकी आपको नियम में नहीं जाना है। आपको वाक्य देखना है विल हैव कंप्लीटेड, यानी फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फ्यूचर परफेक्ट। अगर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में क्या देखना है, आपको ये देखना है, ये जो अपने पास विल या सेल, और एक में ही आएगा पक्की बात है, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देख लेना आपका वाक्य सही होगा। जिसमें ये दिया हुआ है ना, विल या सेल में से एक होगा भाई, दोनों नहीं होंगे, कहीं उसके साथ हैव उसके साथ बीन का प्रयोग होगा। तो देख लो किसमें है, इसमें विल हैव बीन इसमें दिया हुआ है भाई, वुड हैव दिया हुआ है तो ये तो गलत हो गया भाई, मैंने तो विल या सेल बताया है। इसके बाद विल बी दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया है, और इसमें तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये लो आपके पास इतना सरल तरीका भाई, कहीं देखा आप लोगों ने पैसिव कैसे पहचाने। इसके बाद में दूसरा क्या, चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड एक्टिव फॉर्म। अब एक्टिव फॉर्म देखनी है, एक्टिव फॉर्म देखेंगे तो वाज बीइंग, एक बात ध्यान में रखना, मैं इसी की पहचान बताऊंगा फिलहाल। अगर वाक्य में वाज बीइंग दी हुई है पैसिव वॉइस में, वाज बीइंग दिया हुआ है, तो आपको केवल दूसरा जो एक्टिव वॉइस का वाक्य उसमें क्या देखना है, वाज या वर के साथ, है ना, वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखनी है कि ये कौन से ऑप्शन में है, बस इतना सा काम कर दो कि आपका वाक्य सही हो जाएगा। अब देखो इसमें हैड बीन दिया हुआ तो ये नहीं होगा, इसमें इज दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, इसमें वाज ये रहा भाई, ये अपने पास ऑप्शन, इसमें हैज दिया हुआ तो ये हैज आ जाता है। तो देख लो एक ही वर्ब पहचाननी है और बाकी वाक्य सही हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, पैसिव दिया हुआ है। अब अगर पैसिव वॉइस का वाक्य में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको पैसिव वॉइस में एक ही चीज़ देखनी है, क्या देखनी है, आपको देखनी है हैज या हैव के साथ आपको बीन का प्रयोग मिलेगा, ये ध्यान में रख लेना भाई। अगर आप बीन के प्रयोग के साथ आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पक्का आपको इतना ही मिलने वाला है, इतनी गहराई से नहीं पूछने वाला है, तो अगर ये बात पहचान लेते हो तो इसमें देख लेना आप, मैं यही पहचान करूंगा, इसमें हैव बीन दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बिल्कुल आई है भाई। इसमें हैव बीन टेम्पर्ड विथ दिया हुआ है, तो अब बाई प्लस समवन दिया हुआ भाई, तो समवन को आप बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हो, ये नियम में होता भाई, है ना, अनिश्चित करता बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखे जाते, तो ये बाई समवन है, ये गलत है। और अगर लिखा हुआ है और नियम सही है तो सही भी मानेंगे, अभी चेक कर देंगे अपन। अब इसमें द डॉक्यूमेंट्स वर टेम्पर्ड, तो इसमें तो वर कर दिया तो ये तो गलत हो गया है। द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन टेम्पर्ड विथ, ये हैड बीन कर दिया तो ये दो तो गलत हो गए, क्योंकि ये होने चाहिए थे वहाँ पे। अब दो ऑप्शन आ गए भी, दोनों में बात आ गई, तो ये बात जब ऐसे आ जाती है, दोनों सेम आते हैं और बाय समवन दिया हुआ है, एक में नहीं दिया हुआ है, तो जिसमें नहीं है ना वो आपका सही होगा, क्योंकि अनिश्चितकर्ता को आपको पैसिव वॉइस में नहीं लिखना होता है, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। ये बात मैं समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे से जिद करते हो बाद में आप कमेंट बॉक्स में आके। चलिए चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द सेंटेंस। देखो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप तुरंत पहचान जाओगे।
अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, यानी वो जो कोमा वाला लगा होता है ना, इससे बिना कोमा का बनाना होता, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है सेड टू। अगर सेड दिया हुआ है तो बाद वाला जो वाक्य है, ये जो वाक्य है, इसका टेंस परिवर्तन होगा। लेकिन दो टेंस ऐसे होते हैं जिनको नहीं बदला जाता है। एक तो अपने पास हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, और एक अपने पास हैड के साथ बीन प्लस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। ये टेंस परिवर्तन नहीं होते हैं। अब देखो इसमें अपने पास हैव बीन कंप्लीटिंग दिया हुआ, भाई टेंस परिवर्तन होगा। तो आपको बस यहीं पे पहचान कर लेनी है, बस इतनी सी, केवल इतना सा काम करना है। ये जो हैव बीन कंप्लीटिंग कंटेम्पलेटिंग है भाई, कंटेम्पलेटिंग, तो इसको केवल हैड बीन में चेंज करना है। हैड बीन कंटेम्पलेटिंग, सेम ऐसा कर, यानी हैज या हैव को हैड में चेंज कर देना है। अगर डायरेक्ट वाक्य में अपने पास क्या दिया हुआ भाई, हैज या हैव दिया हुआ है, तो इसको आपको हैड में चेंज कर देना है और बाद में वाक्य देख लेना है। देखो इसमें अपने पास रिमार्क्ड दैट, तो इसमें बात करते हैं, अभी बात करते हैं, इसमें हैज भी नहीं दे दिया भाई, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया है। ये अगर आपके पास पास्ट में है तो इनका टेंस परिवर्तन होगा, और टेंस परिवर्तन होगा तो हैज या हैव को हैड में चेंज करते हैं भाई। ये तो अपने पास बता रहा हूँ, ये तो आगे ऐसा सेम लगेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया पहले ही। He stated that he had been, ये had been contemplating that prepositions for quite some times। अभी देख लेते हैं सर, propositions है भाई, मैं थक गया अब पढ़ाते पढ़ाते। He said that he had contemplated, तो had और इसमें अपने पास been दिया हुआ, तो ये been नहीं दिया हुआ, तो ये गलत हो गया है। और इसमें देखो कंटेम्पलेटिंग दे रखा, तो ये भी गलत हो गया। तो मैंने तो एक ही तो चीज़ बताई आप लोगों को, और इसके साथ सेम वही आनी है जो इसमें दी हुई है। तो इसके साथ देखो बीन भी आ रखा, कंटेम्पलेटिंग भी आ रखा है, तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक अपनाते हो तो आपका वाक्य सही हो जाएगा भाई। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस। अगर वाक्य में अलास दिया हुआ है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ये रहा भाई। इसमें सैड दे दिया तो ये सैड वाला तो नहीं आएगा, तो एक्सक्लेम्ड सोरोफुली दैट सी हैड, तो ये देखो अपने पास हैड लॉस्ट। आप नियम वही ध्यान में रखो, अगर वाक्य में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, कि तो आपको इसको हैड में चेंज कर देना, बस इतना सा काम करना भाई, इतना सा काम कर दो और हैड कर दो, वाक्य सही हो जाएगा। तो इसमें देख लो आप हैव को, क्योंकि ये हैड सैड आ रखा ना, पास्ट में आ रखी है, तो टेंस परिवर्तन होगा, तो इसमें देखो हैड आ रखा है, कोई बात नहीं है। इसमें हैज का हैज है तो ये गलत हो गया, इसमें सी लॉस्ट है तो ये भी गलत हो गया है, इसमें हैड बीन लॉजिंग तो ये भी गलत है, क्योंकि ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो जो इसके साथ वर्ब है ना, हैव के साथ, वही वर्ब अपने पास हैड के साथ होनी चाहिए, तो यहाँ पे हैड लॉस्ट ये रही। तो बिल्कुल सीधा सा सरल तरीके, बिल्कुल आसान तरीके। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस। टीचर सेड डू नॉट इंडल्ज। अपने पास जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो एक खास बात बता देता हूँ आप लोगों को, इसके बाद में ये जो वाक्य ना वर्ब से शुरू होता है, किससे, वर्ब से, और अगर अपने पास ये निगेटिव वाक्य हो वर्ब से शुरू होकर, यानी मना करता है, तो डोंट होता है। तो आपके पास एक बात ध्यान में रखना, एडवाइस दैट दैट शुड नॉट इंडल्ज इन द सच रिप्रेहेंसिबल कंडक्ट। अब इसमें बात करते हैं, ये वाक्य थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे। डू नॉट इंडल्ज इन द सच रिप्रेहेंसिबल कंडक्ट में बात करें तो इसमें अपने पास टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट डू नॉट। तो एक बात बता देते हैं, ऐसे वाक्य में सबसे पहले तो टू कंजक्शन आता है। अगर वर्ब से बनाना है तो इस वाक्य को मैं बनाकर बताऊंगा भाई। द टीचर फॉरबेड दैम, यहाँ पे दैम है वो है नहीं, तो दैम टू इंडल्ज इन सच ए रिप्रेहेंसिबल कंडक्ट, ये वाक्य आपका सही बैठेगा। अब मैं बता देता हूँ क्यों बैठेगा। नॉट टू इंडल्ज इन सच ए रिप्रेहेंसिबल कंडक्ट, द टीचर सजेस्टेड दैम और फॉरबेड दैम, ये सारे अपने पास भाई थोड़ा से वाक्य मैं बता देता हूँ। इस वाक्य को हम क्या है, द टीचर सजेस्टेड दैम नॉट टू इंडल्ज इन सच रिप्रेहेंसिबल कंडक्ट है, तो ये भी सही होता है। द टीचर फॉरबेड, कौन सा है भाई, करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच भी बताऊंगा मैं। द टीचर फॉरबेड दैम टू इंडल्ज इन सच क्या है, रिप्रीहेंसिबल कंडक्ट, तो ये भी सही है भाई। और द टीचर एडवाइस्ड दैट दे शुड नॉट इंडल्ज इन सच रिप्रीहेंसिबल कंडक्ट, तो देखो नियमों के अनुसार तो ये तीन तो सही है और केवल ये एक गलत है, नॉट, हाँ, टोल्ड देम दैट डू नॉट, ये नहीं आएगा, बाकी तीनों सही होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि कौन सा वाक्य इसका इनडायरेक्ट नहीं बन सकता है,
तो आपके पास ये नहीं बन सकता, बाकी तीनों बन सकते हैं। तो ये कोई टाइपिंग में हो गया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनके नियमों के साथ आपको चिपके नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा आरपीसी में हो चुका है। एक क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। तो इन नियमों के चिपके नहीं रहना, नियमों के अनुसार अपने 1, 2 और 3 तीनों सही होते हैं, क्योंकि टीचर सुझाव भी देता है और मना भी करता है, तो ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। और मैंने ये सारे एग्जाम्पल करवाए रखे हैं, एक एक एग्जाम्पल के 3 तरीके मैंने बताए हैं अपनी क्लास में, सारे नियम मैंने समझाए हैं। वन शॉट क्लास है, उसको देख लेना, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बस आज की ये क्लास आप लोगों की यहीं पे कंप्लीट होती है। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो 75 होते हैं, है ना, आप तो कहोगे, लेकिन मैंने केवल अपने जो कॉम्प्रिहेंशन जो अपने पास होते हैं ना पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, उनको छोड़ दिया है। बाकी आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने इस पेपर में शामिल कर लिया है। तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रख लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।